हेलो दोस्तों, आज की कहानी में हम रंगा और बिल्ला केस की पार्ट 2 सुनने वाले हैं। उम्मीद है कि आपने इसका पार्ट 1 भी सुना होगा और आपको पसंद आई होगी। अगर आपने इस कहानी का पार्ट 1 नहीं सुना है तो आप आई बटन पर इसका पार्ट 1 सुन सकते हैं या आप चैनल के पेज पर भी जाके सुन सकते हैं, जिससे आपको आगे की कहानी अच्छे से समझ में आए। दोस्तों, इस कहानी के पार्ट 1 में हमने सुना कि कैसे रंगा और बिल्ला ने मिलकर दो मासूम बच्चों गीता और संजय का किडनैप किया और साथ ही गीता के साथ रेप कर उन दोनों बच्चों की बड़ी ही दर्दनाक तरीके से हत्या कर लाश को रिज रोड की घनी झाड़ियों में फेंक दिया। अब कहानी इसके आगे की शुरू करते हैं। जैसे कि गीता और संजय की लाश मिलने के बाद खबरें सारे पेपर में प्रकाशित होती रही। इसी तरह 10 दिन बाद भी पुलिस जब हत्यारों को गिरफ्तार न कर पाई तो लोगों का पुलिस और सरकार पर गुस्सा और आक्रोश बढ़ गया। लोग जगह जगह धरने प्रदर्शन करने लगे। लोगों का बढ़ते आक्रोश को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का आदेश देते हैं। इसी क्रम में बहुत सारे पुलिस कर्मियों को इस केस को सॉल्व करने के लिए लगा दिया जाता है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। फिर अब दिल्ली के आसपास के राज्यों में भी इस केस के अपराधियों को ढूंढने का सिलसिला जारी रहता है। दूसरी तरफ 8 सितंबर 1978 को कालका हावड़ा मेल ट्रेन आगरा स्टेशन पर आकर रुकती है। जब ये ट्रेन आगरा से चलने वाली होती है तभी दो लोग भागते हुए इस ट्रेन में चढ़ते हैं, लेकिन ये दोनों लोग जल्दीबाजी में उस ट्रेन के जिस कंपार्टमेंट में चढ़ते हैं वो कंपार्टमेंट आर्मी के लिए रिजर्व होता है। उस कंपार्टमेंट में आर्मी को छोड़ के कोई और सफर नहीं कर सकता था। जब उस कंपार्टमेंट में इन दोनों लोगों को चढ़ते हुए वहां बैठे एक आर्मी ने देखा तो सवालिया भरे नजरों से इन दोनों से पूछा, ये आप लोग कौन हैं और कैसे इस ट्रेन में चढ़ गए? ये तो आर्मी के लिए रिजर्व है। तो उनमें से एक को गुस्सा आ गया और वो बोला कि हम लोग भी आर्मी से हैं। तब उस आदमी ने उनसे आईडी कार्ड मांगा। इस पर वो दोनों उस आर्मी से हाथापाई करने लगे। उसी कंपार्टमेंट में लांस नायक एबी शेट्टी बैठे थे, जिन्होंने गीता और संजय के बारे में नवयुग पेपर में पढ़ा था और इन दोनों लोगों की तस्वीर पेपर में देखा था और वो पेपर भी उनके पास ही था। उन्होंने झट से पेपर निकाला और चेहरे की मिलान करने लगे। जैसे ही ये कंफर्म हो गया कि यही वो रंगा और बिल्ला हैं जिन्होंने गीता और संजय की हत्या की है, तो फिर बाकी सारे आर्मी लोगों को ये बात बताई। सब लोगों ने मिलकर दोनों को पकड़कर रस्सी से बांध दिया और ये आर्मी लोग रेलवे पुलिस को खबर करते हैं कि रंगा और बिल्ला को उन्होंने पकड़ लिया है। रेलवे पुलिस दिल्ली पुलिस से कॉन्टेक्ट कर इन दोनों के बारे में बताती है। इन दोनों अपराधियों का इतना खौफ था कि केवल इन दो लोगों को पकड़ने के लिए 100 से भी अधिक पुलिस वाले दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। जैसे ही दिल्ली रेलवे स्टेशन आता है तो ये आर्मी के लोग इन दोनों लोगों को पुलिस के हवाले कर देते हैं। गीता और संजय की लाश मिलने के करीब 10 दिन बाद 8 सितंबर 1978 को ये दोनों दिल्ली पुलिस के पकड़ में आए थे। इन दोनों के पुलिस के पकड़ में आने के बाद इनसे पूछताछ की जाती है। ये दोनों साफ मना कर देते हैं और अपने आप को निर्दोष बताते हैं और कहते हैं कि हमें फंसाया गया है, हमने कोई हत्या नहीं किया है, और पुलिस को इधर उधर की बातों में उलझाए रखते हैं। लेकिन पुलिस जब अपने हिसाब से इन दोनों से पूछताछ करती है तो ये दोनों टूट जाते हैं और फिर पूरी बात विस्तार से बताते हैं। ये बताते हैं कि इनका असली नाम कुलजीत सिंह उर्फ रंगा और जसवीर सिंह उर्फ बिल्ला है। ये दोनों बताते हैं कि रंगा पेशे से ट्रक ड्राइवर था, लेकिन मुंबई आने के बाद वो टैक्सी चलाने लगा। मुंबई में ही श्याम नाम के एक व्यक्ति ने रंगा को बिल्ला से मिलवाया। बिल्ला एक छोटा मोटा क्रिमिनल था जो छोटे मोटे किडनैपिंग और चोरियां करता था। रंगा बिल्ला से मिलने के बाद ये दोनों मुंबई में ही रंगा के टैक्सी से लोगों की किडनैपिंग करते थे और बाद में उनसे फिरौती लेकर उन्हें छोड़ दिया करते थे। इसी क्रम में इनका दोस्त श्याम मुंबई पुलिस के द्वारा पकड़ा गया तो इनको डर हो गया कि ये दोनों भी ना पकड़े जाएं, इसलिए ये लोग मुंबई से भागकर सूरत आ गए। फिर वहां से अहमदाबाद जाते हैं। उसके बाद ये दोनों 24 अगस्त 1978 को दिल्ली पहुंचते हैं, जहां ये मजलिस पार्क इलाके में एक घर किराए पर लेते हैं, जिसका 2 महीने का एडवांस भी ये लोग मकान मालिक को देते हैं। उसके बाद 26 अगस्त 1978 को किडनैपिंग की फिराक में ये लोग निकलते हैं। इसके बाद ये दोनों एक जगह से एक कार चोरी करते हैं। ये कार थोड़ा लो स्टैंडर्ड की थी, इसलिए वो दोनों इस कार को बीच रास्ते में कहीं छोड़ देते हैं और फिर दूसरी कार चोरी करते हैं। फिर इस चुराई गई दूसरी कार से आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उस कार में कुछ खराबी आने की वजह से उस कार को भी वो छोड़ देते हैं। फिर वो दोनों अशोक होटल के सामने से तीसरी कार चुराते हैं, जो नींबू कलर की फिएट कार होती है, और उस कार का नंबर प्लेट बदलकर पूरा दिल्ली शहर घूमते हैं। इस बीच गीता और संजय इनकी कार में लिफ्ट लेकर बैठ जाते हैं और आगे की कहानी तो आप लोगों को इसके पार्ट 1 से पता ही है। अगर नहीं पता है तो जल्दी से पहले इसका पार्ट 1 देख लें, जिससे आपको कहानी अच्छे से समझ में आ जाए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको ऐसे ही जुर्म की कहानियां मिलती रहे। अब दिल्ली पुलिस के पास तो इनका एक बालिया बयान तो था, लेकिन कोर्ट पुलिस की हिरासत में रहते हुए दिए गए बयान को मान्य नहीं करती, इसलिए दिल्ली पुलिस सबूत जुटाने की कोशिश करने लगती है। इस बीच एक फिएट कार की गुम होने की कंप्लेंट के बारे में पुलिस को पता चलता है, जो 26 अगस्त 1978 को अशोक होटल
के सामने से गायब हुई थी। फिर पुलिस जब उस शिकायत की शिनाख्त करती है तो ये पाती है कि कार ठीक वैसी ही है जिस कार को रंगा और बिल्ला ने चुराया था, लेकिन उस कार का नंबर अलग था। इसी बीच पुलिस को मजलिस पार्क के पास एक लवारिस कार मिलती है। फिर पुलिस उस व्यक्ति को बुलाती है जिसने कार मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस उस व्यक्ति से कहती है कि अपनी कार की चाबी से कार को खोलो। जैसे ही वो व्यक्ति कार को खोलता है तो कार खुल जाती है, जिससे ये साफ हो जाता है कि कार उसी की है। फिर पुलिस उस गाड़ी की जांच करती है जिसमें उनको बहुत सारी फर्जी नंबर प्लेट मिलता है। साथ ही उस गाड़ी में कई जगह खून के धब्बे, बाल और कार के कारपेट पर मिट्टी मिलती है। उसके बाद उसकी जांच के लिए फॉरेंसिक वालों को बुलाया जाता है। फिर उन खून के धब्बों को गीता और संजय के ब्लड ग्रुप से मैच किया जाता है तो ये मैच हो जाता है। उस कार में मिली मिट्टी को भी गीता और संजय की जहां बॉडी मिली थी उस जगह की मिट्टी से मैच किया जाता है तो वो भी मैच कर जाती है। कार से मिले बालों का डीएनए टेस्ट किया जाता है तो रंगा और बिल्ला से मैच हो जाता है। अब पुलिस को तो ये बात क्लियर हो जाती है कि ये वही कार है जिसमें रंगा और बिल्ला ने गीता और संजय को किडनैप किया था, और साथ में पुलिस के पास अब इतने तो सबूत मिल ही गए थे कि रंगा और बिल्ला को कोर्ट में दोषी साबित कर सके। फिर रंगा और बिल्ला के खिलाफ केस फाइल किया जाता है और उन्हें लोअर कोर्ट में पेश किया जाता है और कार्यवाही शुरू किया जाता है। लेकिन कोर्ट जाते ही दोनों बदल जाते हैं और अपने आप को निर्दोष बताने लगते हैं। इसी बीच दो महत्वपूर्ण गवाह सामने आते हैं। पहला गवाह विलिंगटन हॉस्पिटल के एक डॉक्टर थे जिन्होंने बिल्ला को 26 अगस्त 1978 को विलिंगटन हॉस्पिटल में इलाज किया था, और दूसरा गवाह वो पुलिस कांस्टेबल था जिसने विलिंगटन हॉस्पिटल में रंगा और बिल्ला से पूछताछ किया था। इन सारे गवाह और सबूतों के आधार पर यह साबित हो जाता है कि गीता और संजय का हत्या रंगा और बिल्ला ने ही किया था। फिर लोअर कोर्ट ने इन दोनों को 1 साल के अंदर ही फांसी की सजा सुनाती है। फिर ये दोनों इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर करते हैं और हाई कोर्ट भी लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखती है। फिर ये दोनों सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी इनकी डेथ पेनाल्टी को कायम रखती है। अब इनके पास एक ही रास्ता बचता था, मर्सी पिटीशन। उसके बाद ये दोनों राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजते हैं, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने भी इनके गुनाहों को देखते हुए इनकी दया याचिका रिजेक्ट कर देते हैं। ये सब होने के बाद इन दोनों को पता चल गया था कि अब तो फांसी होनी है, और इधर ब्लैक वारंट भी निकल चुका था। जेल में रहते हुए रंगा को अपनी गलती महसूस हो चुकी थी। वो हमेशा शांत रहता था और उसको देखकर ऐसा लगता था कि इसको अपने किए हुए पे पछतावा है। लेकिन बिल्ला का आचरण वैसा ही था, वो हमेशा खुश रहता था। उसको देख के ऐसा लगता था कि उसको अपने किए का कोई पछतावा नहीं है। कोर्ट से थोड़ी सजा कम हो जाए इसलिए रंगा कोर्ट में आखिरी पिटीशन फाइल करता है और उसमें वो कोर्ट से कहता है कि उसने किसी की हत्या नहीं किया है। लेकिन कोर्ट ये कहकर उसका पिटीशन ठुकरा देती है कि उसने बिल्ला को उसके कुकर्म में पूरा साथ दिया है, इसलिए वो भी उतना ही गुनाहगार है जितना बिल्ला। अब फांसी की तारीख भी 31 जनवरी 1982 को तय हो गई, जिसके बाद जेल प्रशासन फांसी की तैयारी के लिए बिहार के बक्सर जेल से फांसी की रस्सी मंगाती है। एक बात मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि भारत में चाहे कहीं भी फांसी क्यों ना हो, मगर फांसी की रस्सी बिहार के बक्सर जेल से ही मंगाया जाता है। ये रस्सी एक अलग किस्म की रस्सी होती है जिसे स्पेशली फांसी के लिए ही तैयार किया जाता है। फिर रंगा और बिल्ला को फांसी देने के लिए फरीदकोट से फकीरा जल्लाद और मेरठ से कालू जल्लाद को बुलाया जाता है। जबकि फांसी से कुछ दिन पहले कुछ पत्रकार हाई कोर्ट में एक याचिका फाइल करते हैं जिसमें वो कोर्ट से परमिशन मांगते हैं कि वो रंगा और बिल्ला का इंटरव्यू लेना चाहते हैं, लेकिन हाई कोर्ट इस याचिका को खारिज कर देती है। फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल करते हैं और इस याचिका का ग्राउंड उन्होंने ये दिया कि ये लोगों को जानने का अधिकार है कि ऐसे आपराधिक और क्रूर अपराध करने वाले व्यक्ति के दिलो दिमाग में ऐसा क्या चलता है जब वो ऐसा गुनाह करते हैं। इस ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको परमिशन दे दिया, लेकिन कोर्ट ने ये कंडीशन डाल दिया कि अगर मुजरिम चाहे तो ही ये इंटरव्यू ले सकेंगे। फांसी से एक दिन पहले यानी 30 जनवरी 1982 को पत्रकारों को 1.5 घंटे का टाइम दिया गया। जब बिल्ला से इंटरव्यू के लिए पूछा गया तो बिल्ला इंटरव्यू से साफ इनकार कर दिया, लेकिन रंगा इंटरव्यू के लिए तैयार हो गया। फिर रंगा पत्रकारों के पास गया और सिर्फ इतना ही कहा कि रब जानता है कि रंगा निर्दोष है, लेकिन उसका पूरा शरीर कांप रहा था, जिसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। 31 जनवरी 1982 का वो दिन भी आ गया जिस दिन इन दोनों को फांसी दी जाने वाली थी। उस दिन इन दोनों को सुबह 5 बजे चाय की एक एक प्याली दी गई। दोनों ने चाय बेमन से पी लिया। फिर आखिरी बार उनसे पूछा गया कि वो अपना वसीयत रजिस्टर कराना चाहते हैं, तो इस बात पर दोनों ने इनकार कर दिया। उसके बाद उन दोनों को नहाने के लिए कहा गया तो रंगा ने नहाया, लेकिन बिल्ला नहीं नहाया, और जेल मैनुअल के हिसाब से किसी को नहाने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं। इसके बाद दोनों को काले कपड़े पहनाए गए और दोनों के हाथ पीछे की तरफ बांध दिए गए और तकरीबन फांसी के 10 मिनट पहले उनको फांसी कोठी में ले जाया गया। फांसी कोठी में ले जाने के दौरान रंगा तो बहुत शांत था,
लेकिन बिल्ला ने इसका बहुत विरोध किया। वहां पहुंचने के बाद उनके दोनों पैरों को भी रस्सी से बांध दिया गया। इधर तिहाड़ जेल प्रशासन ने 150 रुपए में ओल्ड मॉन्क शराब मंगाकर दोनों जल्लादों को पिलाया, क्योंकि जेल प्रशासन के अनुसार पूरे होश में रहने वाला व्यक्ति किसी की जान नहीं ले सकता। फिर दोनों को काले कपड़े के बने थैले से दोनों के चेहरे को ढक दिया गया और फांसी का फंदा दोनों की गले में डाल दिया गया। फांसी के तख्त पर पहुंचने के बाद रंगा ने जोर से नारा लगाया, जो बोले सोनियाल शस्त्रीय काल। तभी तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट आर्य भूषण शुक्ला ने लाल रुमाल को हिलाते हुए दोनों जल्लादों को फांसी की लीवर खींचने के लिए आदेश दिया। फिर दोनों जल्लादों ने फांसी की लीवर को खींच दिया और रंगा और बिल्ला के पूरा शरीर एक 12 फीट गड्ढे में लटक गया। जेल मैनुअल के हिसाब से फांसी देने के 2 घंटे बाद डॉक्टर इनकी जांच करते हैं, जिसमें यह पाया जाता है कि बिल्ला की जान निकल गई है, लेकिन रंगा की धड़कन और नाड़ी अभी भी चल रही है। फिर डॉक्टर ने ये बात जेल प्रशासन को बताई, तब सब में हड़कंप मच गया। फिर एक जल्लाद उस 12 फीट गड्ढे में गया और रंगा के पैरों को पकड़कर नीचे की तरफ खींचा। तब जाके रंगा की सांसें रुकी। रंगा और बिल्ला के घर वालों ने उन दोनों की बॉडी लेने से इनकार कर दिया। फिर तिहाड़ जेल प्रशासन ने ही इन दोनों का अंतिम संस्कार किया और इस तरह दोनों गुनाहगारों को उनके किए गए जघन्य अपराध के लिए कानूनी रूप से सजा मिल गई। रंगा बिल्ला के फांसी के 1 साल पहले ही यानी 1981 में गीता और संजय चोपड़ा के बहादुरी के लिए सरकार ने उन दोनों बच्चों को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित भी किया। उसके कुछ समय बाद इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर सरकार के पास एक प्रपोजल भेजा, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जिस तरह इन दोनों बच्चों ने बहादुरी दिखाई, इसके लिए इन दोनों बच्चों के नाम से वीरता पुरस्कार होना चाहिए। इस प्रपोजल को सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद हर 26 जनवरी को बहादुर बच्चों को गीता चोपड़ा अवार्ड और संजय चोपड़ा अवार्ड दिया जाता है। तो दोस्तों, यही थी वो कहानी जुर्म की, जिससे उस समय पूरा देश संजय और गीता चोपड़ा को न्याय दिलाने के लिए एक हो गया था, जिसकी वजह से 4 साल के अंदर रंगा और बिल्ला को फांसी की सजा हो गई। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करें कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। इसके साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।